अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन इकराम, थाना सिटी जड़ावाला की हुदूद में ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरे शहर को हिला के रख दिया। घर के बाहर खड़ा होने से मना करना इतना बड़ा जुर्म बन गया कि एक इंसानी जान चली गई। क्या वाक़या पेश आया, कत्ल होने वाला कौन था और पुलिस कातिलों तक कैसे पहुंची, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। नाज़रीन इकराम, थाना सिटी जड़ावाला की हुदूद में अदम बर्दाश्त एक और ज़िंदगी निकल गई। अयूब मसीह को महज इस बात पे कत्ल कर दिया गया कि उसने औबाश नौजवानों को अपने घर के बाहर खड़े होने से, जमा होने से मना किया था और इस वाक़े में उनकी बेटी ज़ख्मी हुई जिसे छुरियों के वार करके ज़ख्मी किया गया। मेरे साथ मुतासरा बच्ची भी मौजूद है, उससे जानते हैं, और ये मकतूल की बेटी भी है। बेटे बताओ, क्या हुआ था उस दिन और क्या वाक़या हुआ? आप मुतासरा भी हैं, आपको छुरियां भी लगी, आपके सामने आपके वालिद को कत्ल भी किया गया, हुआ क्या था? हुआ ये था बस कि मेरे पापा ने उसको मना किया था कि दरवाजे के सामने लड़के लेके ना खड़ा हुआ करो, तो उसने बस यही बात की है मेरे पापा ने। तो एक दिन रात को वो हमारे घर आया था, मैंने उसको देखा है, तो वो मुझे देख के तो वो भाग गया। अगले दिन मैंने अपने पापा को बताया, उन्होंने बात करनी थी इसके घर वालों से, तो उन्होंने मेरे पापा को मार दिया। ये एग्जैक्टली क्या टाइम क्या था और आप लोग तब क्या कर रहे थे? 1-2 बजे का टाइम था, रात का? हाँ जी, रात का 1-2 बजे का टाइम था। हम सब सो रहे थे, मेरे पापा की तबीयत नहीं थी ठीक, उनको फीवर हुआ था, उनको मेडिसिन वगैरह मैंने दी है। हम सब सो रहे थे, ये ऊपर से आया, छत टप के आया ऊपर से, तो इसने मतलब मेरे पापा को कत्ल कर दिया। अच्छा, ये रात 1:30-2 बजे का टाइम है, आप लोग घर पे सोए हुए हैं, फिर वो ऊपर से आया, उसने मेरे पापा को मतलब कत्ल कर दिया था। पापा ने मुझे आवाज़ दी है, मैंने अपने पापा को पकड़ा, उसकी और मेरी काफ़ी ज़्यादा हाथ था भाई। उसने इधर मेरे भी 2 दफ़ा खंजर मारा है, मार के दरवाज़ा खोल के भाग गया। इसका पापा बाहर खड़ा हुआ था हमारे दरवाजे के पास। अच्छा, उसका वालिद भी था? हाँ जी। फिर उस वक़्त समझ नहीं आई होगी कि क्या करना है, कैसे मामलात को हैंडल करना है, तो फिर सबसे पहले काम आपने क्या किया? सबसे पहले ये कि मैंने अपने पापा को पकड़ा हुआ था, तो उसको पकड़ने के लिए मेरे पापा बाहर गए हैं, तो वो दरवाजे में गिर गए थे। मैंने वो तस्वीर देखी है आपके बाबा की। आपके बाबा हेल्दी थे, काफ़ी जान में जो उसको कहते हैं भरपूर जवान थे। तो कितनी देर के बाद फिर आपको पता चला कि आपके बाबा इस दुनिया में नहीं रहे? हॉस्पिटल हम लेके जा रहे थे, रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई थी। आखिरी बात क्या हुई आपकी आपके बाबा से? कोई बात नहीं, बस इसका ही नाम ले रहे थे कि बनिया आया था, वो मुझे मार के भाग गया। क्या कहती हो अब? मुल्ज़मान जो हैं वो कुछ पुलिस ने पकड़ लिए हैं, बाकी के लिए पुलिस जो है वो कर रही है रेड शेड, क्या कहते हो? जैसे आप हमें ऑफ कैमरा बता रही थी कि आपकी मामा भी जो हैं वो कुछ साल सवा साल पहले उनकी भी डेथ होगी। अभी घर पे कौन है संभालने वाला? घर पे हमें सामने वाला कोई भी नहीं है। घर बंद है अभी? हाँ जी, बंद हुआ है। और आपको अभी भी धमकियाँ मिल रही हैं? हाँ जी, उसका बड़ा भाई, हम जब अपने पापा को हॉस्पिटल लेके गए, उसका बड़ा भाई पीछे से आके हमें धमकी दे गया, कहता कि वो अंदर है, मैं आ गया, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अभी भी आपको धमकियाँ हाँ मिल रही जी। हैं? तो आपने कहा है पुलिस हुकाम से, एसपी से, कि आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए? हाँ जी, बोला है। क्या कहती है पुलिस? अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अभी आप रह कहाँ पे रहे हो? अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हो? हाँ जी, अपने बड़े पापा के घर, उनके पास रह रहे हैं। ताया अबू के यहाँ? हाँ जी। और ये छोटा भाई है आपका? 3 ही बहन भाई हो आप? हाँ जी। ये आपके साथ आपका भाई खड़ा है और ये सबसे छोटा भाई है। अभी इनकी दुनिया में इनका बड़ा सिर्फ आप ही हो। हाँ जी। पढ़ती हो आप? नहीं, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। वो मामा की वजह से छोड़ी थी? हाँ जी, मामा को कोई सामने वाला नहीं था ना, इसलिए। अभी इनका सिस्टम कैसे चलेगा? नाज़रीन, ये वो सवाल है जिसका शायद इस बच्ची के पास भी कोई जवाब नहीं है कि वालिदा कैंसर से लड़ते हुए इस दुनिया से चली गई, बाप को नाहक कत्ल कर दिया गया और महज इस बात पे कि वो अपने घर की इज़्ज़त को महफूज बनाना चाहता था। वो जो गली के औबाश, जिनको हम उर्फ़े आम में लुच्चे लफंगे कहते हैं, उनको अपने घर के बाहर खड़ा होने से मना करता था और यही शायद उसका जुर्म बना, जिसकी पादाश में उसे बेदर्दी से रात में सोए हुए घर की दीवार या छत फलांग कर जो है उस पर अटैक किया गया
اور اسے اسٹیبنگ کی گئی, چھریوں کے وار کیے گئے, جس کی زد میں اس کی یہ بیٹی بھی آئی, اپنے باپ کو بچاتے ہوئے زخمی ہوئی. اور 3 بچے ہیں ناظرین کرام مقتول کے. کوشش کرتا ہوں میں کہ اگر بیٹے سے بات ہو جائے. بیٹا کیا نام ہے؟ اعظم. کیا؟ اعظم بات. اعظم, آپ کو بابا کے لاڈلے بچے تھے آپ؟ ہاں جی. بہت پیار تھا. ہاں جی. بابا کو زخمی حالت میں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. بابا کی جب وہ فوت ہو گیا پھر دیکھا؟ پھر دیکھا. میں سویا ہوا تھا. آپ کو پتہ نہیں چلا؟ نہیں. آپ کمرے میں تھے؟ ہاں جی, میں سویا ہوا تھا. پاپا نے بس میری بہن کو آواز دی, وہ پھر اٹھا کے اسے پکڑ رہے تھے. یاد آتی ہے بابا کی؟ ناظرین, شاید لفظ ختم ہو جاتے ہیں, کوئی حرف تسلی نہیں ہوتا جب کسی کا کوئی ناحق بے گناہ قتل ہوتا ہے, تو پھر ایسے کوئی الفاظ نہیں ہوتے جو متاثرہ خاندان کو تسلی دے سکیں. حرف تسلی نہیں ہوتی. خاندان کے دیگر لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ آخر معاملات تھے کیا, کس طریقے سے یہ سارا واقعہ ہوا. بجی آپ اپنا نام بتائیے. میرا نام شناز. آپ کا مقتول سے کیا رشتہ ہے؟ میں انہاں دی بڑی بھابی. بڑی بھابھی ہیں آپ. کیا ہوا تھا؟ بس بھائی میں تے اسی تے گھر ستے سی, بچیاں نے فون کیتا, دروازے کھڑکائے آن کے کہ فوت ہو گئے. بہت ظلم ہویا میرے بیٹے دے نال. انہاں نے چھریاں مار کے بے رحمی نال نوں قتل کیتا. بیچارہ ترلے لیندا رہیا کہ میرے بڑے بھائی نوں بھی بلا لو. مینوں بنی مار گیا, مینوں مار گیا آن کے اندر گھس کے. بس ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਿਲੌਣੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਬਲੂਨ ਵਗੈਰਾ. ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ. ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਕੋ ਤਫਸ਼ੀਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ. ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਧੋਖਾ, ਕੁਛ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ. ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਬਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਆਣ ਕੇ. ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ. ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਸੀ. ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ. ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਉਸ ਜਵਾਨ ਦਾ? ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਜਵਾਨ, ਬਸ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਭਾਈ. ਉਹ ਸਕਿਉਰਟੀ ਮੈਨ ਸੀਗਾ ਭਾਈ, ਚਰਚ ਦੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਕੀ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋ. ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਨ. ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਮੁਤਾਸਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ. ناظرین, انصاف کی طلبگار یہ فیملی, یہ خاندان متاثرہ کی یاد میں آنسو بہا رہا ہے, مقتول کو یاد کر کے رو رہے ہیں. ننھا معصوم بچہ ہے جو اس قدر خوف زدہ ہے کہ وہ ٹھیک سے بات نہیں کر سکتا. بیٹی وہ ہے جس نے خود خنجر کے وار سہے اپنے باپ کو بچانے کے لیے, اس کے قاتل کو پکڑنے کے لیے, اور یہ خاندان صرف اور صرف انصاف کا طلبگار ہے. ناظرین اکرام, ٹیم مجرم کون موجود ہے مقتول کی متاثرہ فیملی کے ساتھ, اور بات ہو رہی ہے قتل کے محرکات وجوہات پہ, جو محض یہ ہیں کہ مقتول نے اپنے گھر کے باہر جو کھڑے ہونے والے نوجوان ہیں, اوباش نوجوان ہیں, ان کو منع کیا تھا, جس جرم کی پاداش میں اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے. فیملی ممبرز میرے ساتھ موجود ہیں, گفتگو ان سے جاری ہے. باجی اپنا نام بتائیے گا. رینا رائے. آپ کا مقتول سے کیا رشتہ ہے؟ وہ میرے چاچو تھے, میں انہوں نے. آپ بھتیجی ہیں؟ اچھا, آپ موقع کی گواہ بھی ہیں, آپ نے ان کو زخمی حالت میں پکڑا بھی, سنبھالا بھی, ہوا کیا تھا؟ کہ تو اسی آئے ہیں نا, بھائی میرے نکلے باہر روٹی کھان واسطے, رات ایک ٹائم سے گئے,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਨੱਸ ਕੇ ਆਈਓ, ਚਾਚੂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਨੱਸੇ ਆਏ, ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ 115 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੈ ਗਏ, ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿ ਡਰ, ਦਹਿਸ਼ਤ, ਖੌਫ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਚੇਪਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਐਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਲਕਰੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੌਫ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਖੌਫ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ ਛੋਟੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮ ਦੇ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਣ, ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸੀ? ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਮਾੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਚਲੇਗੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਮੇ ਮਾਸੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਨਾ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ? ਸੰਭਾਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, इंसाफ होना चाहिए। नाज़रीन, इंसाफ और इंसाफ इस ख़ानदान का तकाज़ा ही एक है कि इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएँ। मुतासरा ख़ानदान के दीगर लोग मौजूद हैं। भाजी तुसी अपना नाम दो। नसरीन है मेरा नाम, मैं इन्हां दी ताए दी नूंह हां। बड़ी बहू जड़ी है, तुसी दसो कि मकतूल दा रहन सहन किदां दा सी, किन्ना ख्याल? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਟ ਬਾਲ ਕੇ ਦਿਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਬਾਲੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਚਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ 115 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ 112 ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਆਵੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਫੈਸਲ ਰੋਂਦਾ ਕਰ ਲਾਂਦਾ ਸੈਲਮੇਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਥੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਾ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦੇਵਰਾਣੀ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲਮਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਣੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਬਣੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜੇ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦਮ ਤੋੜਤੇ ਸੀਗੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਅਲਾਈਡ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਦਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੋਈ ਜੇ ਬਸਤੀ 'ਚ। ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉੱਤੋਂ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਪਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਸੌਣਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋਏ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਤਾ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ।
ਬਹੁਤ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਜੇ। ਉਦੋਂ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਜੁੱਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। नाज़रीन, इंसाफ होना चाहिए और होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। ये मुतासरा ख़ानदान सिर्फ एक ही अपील कर रहा है कि जैसे इनके जवान को कत्ल किया गया, स्टैबिंग की गई, छुरी के पे दर पे वार किए गए और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से रास्ते में अस्पताल जाते हुए उसने दम तोड़ा, इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएं, कातिलों को करार वाकई सज़ा दी जाए ताकि इस लुटे पुटे उजड़े हुए ख़ानदान को कुछ हौसला मिल सके। नाज़रीन, मुतासरा ख़ानदान इंसाफ की दुहाइयाँ देता हुआ टीम मुजरिम कौन के साथ मौजूद है। पुलिस कानून अपना रास्ता बना रहा है। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ़्तार तो किया है, लेकिन मुतासरा ख़ानदान के रिश्ते हुए ज़ख्म अभी तक भी चीख चीख कर तकाज़ा कर रहे हैं कि इंसाफ हो और इंसाफ होता हुआ नज़र आए। मुतासरा ख़ानदान के दीगर अफराद टीम मुजरिम कौन के साथ मौजूद हैं, हालात व वाक़यात इनसे जानते हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिलशाद मसीह है, तो मैं सक्का मामू हूँ उसका, अयूब का जो कत्ल हुआ है। आपकी रिहाइश कहीं करीब ही है? तीसरी गली में मैं रहता हूँ। हाँ जी, उसी मोहल्ले में? हाँ, उसी मोहल्ले में। तो मुझे बताइएगा क्या हालात बने? हालात ऐसे बने, एक तो मुझे सुन के बहुत दुख हुआ। अभी मेरा जवान भांजा जो किसी के साथ लड़ने वाला नहीं है, किसी के साथ झगड़ा नहीं है आज तक, मेरे हाथों में पैदा हुआ और मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरा बेटा की डेथ 2 महीने पहले हुई है। मेरा बेटा डेथ हो गई तो मैं देख भी नहीं सकता था, हॉस्पिटल तक मैं नहीं आ सका, ताकि मैं अपने आंसू आवाज़ जो ना ख़त्म कर चुका था। अभी वो ना हो मैं गिर पड़ूँ। तो 2 महीने पहले वो भी मेरा बेटा था और 3 बेटे में बच्चे मेरे अल्लाह को प्यारे हुए हैं, ये भी मेरा ही बेटा था। तो मुझे दुख था, तो मैं देख भी नहीं सकता था, हॉस्पिटल तक भी मैं नहीं आ सका। तो ये बहुत दिली दुख हुआ है। जैसे वो जवान था तो उसको ये मार भी नहीं सकता था अगर जागता तो। ये सोए हुए पे उसने वार किया है, छुरी के साथ वार करके फिर ऊपर से दबाता रहा है, उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया। ये है कौन? ये कातिल जो है, ये मारने वाला, ये है कौन? क्या इसका काम क्या है, पेशा क्या है और वजह क्या बनी थी? ये काम वगैरह तो कुछ करते नहीं हैं, ये क्रिमिनल ग्रुप के ये बच्चे हैं। ये क्रिमिनल ग्रुप है, लड़कों का जो आबाश लड़के हैं, जो चौकों पे, गलियों के मोड़ों पे खड़े होते हैं, स्कूलों पे के गेटों पे खड़े होते हैं, ये उन्हीं ग्रुपों में से ये एक है। तो मेरा मुतालबा है कि ये बच्चे जो बेटी है, बच्चे 2 छोटे हैं, इनको इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। हमारी बात हो रही थी, हमारे कुछ ज़राए बताते हैं कि जो अभी बच्चे इनके बच गए हैं, इनको अभी तक धमकियां और थ्रेट भी मिल रही हैं। जी हाँ, ये भी मुझे पता है, मैंने एसएच साहब को भी बताया है। इसका जुर्म सिर्फ यही था कि इसने उनको मना किया कि भाई मेरे घर के बाहर ना खड़े हुआ करो, ये जगह खड़े होने के लिए नहीं है, सबकी इज़्ज़तें हैं, इज़्ज़तें सांझी होती हैं और तुम लोग कहीं अपना और ठिकाना बनाओ। जी जी हाँ, बिल्कुल। उसने 2 से 3-4 दफ़ा मना किया है, अभी रिश्तेदारी भी है उनके साथ, लेकिन वो इस बात को लेके अपना भी मेरा रिश्ता है तो मैं खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन वो इसी तलब कलामी में उसने बर्दाश्त से बाहर हो के, तो लड़कों ने या साइड में उसके वालिद भी शामिल है इसमें, या बेटी ने भी कह दिया, भी बाप भी था। तो ये ग्रुप है, तो ये प्लानिंग से के साथ ये ना काम हुआ है। जैसे भी छत पे प्लान करनी है, अब लोग खौफजदा हैं भी हमारे घर में भी कोई ऐसे ही लड़का ना आ जाए। जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, मुजरमान को, इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। CCTV में ये केस जाना चाहिए। मरियम नवाज़ से मेरी अपील है, ताकि पहले भी हम काफ़ी अपीलें उनको करते रहे हैं, तो मेरी अपील है मरियम नवाज़ साहबा से, ताकि इस केस को और बच्चों के रहमत तरफ तरस करते हुए इनको इंसाफ दें।
बेटी जो 8वीं जमात में पढ़ती है और बेटा जो 6ठी जमात में पढ़ता है। तो इनका जो कफालत का ज़रिया मुआश ये इनका तायाबू है, ताई है, या चाची ताई हैं। तो बस यही है। ज़ाहिर है अब वालिद और वालदा दोनों दुनिया में नहीं रहे तो अब चचा और ताया की ज़िम्मेदारी है। मकतूल के बड़े भाई हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन इकराम, उनसे बात करते हैं। भाई अपना नाम बताइए। महबूब मसीह वाली मसीह। महबूब भाई आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई बड़े भाइयों के साथ हर चीज़ शेयर कर लेते हैं, क्या उसने कभी किसी परेशानी का जिक्र किया नहीं आपसे? सर आज तक उसने मुझे कभी नहीं बताया किसी बात का कि मैंने कोई धमकियां देना, कभी भी नहीं मैंने आ कोई भी गल करता। मैं अचानक मतलब जिन्हों कहते कि एकदम छाती डिग पई। सर जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, मैं भी हार्ट का पेशेंट हूँ। जब मेरा दरवाज़ा खड़काया गया ना, लोग गए तो मैं भाग क्या रहा तो मैं को देख कर ना खून को मैं गिर गया। मुझे मामू और ये उठा कर ले गए। वो मुझे तो ये तकलीफ है, मेरा भाई मुझसे बात नहीं कर सका ना, आज तक उसने मुझे कभी बताया था। अगर मुझे बताता तो मैं किसी को बताता, कुछ ना कुछ रिपोर्ट करता कि मैं बताता कि वो मेरे भाई को ख़तरा है इन लोगों से। वो ना नशा बेचता था, वो मनशियात फरोश है, वो उन बच्चों को ख़राब करता है, नई पूंग को आने वाली नस्लों को ख़राब करते हैं। ये लोग रातों को जागते हैं, दिन को इनके माँ बाप रात को सो जाते हैं, ये रात गलियों सड़कों पर फिरते हैं। ऐसे लोगों के लिए इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए, इनको पकड़ा जाए, इनकी छतरौल की जाए, ताकि इनको जो लोग बकाया फड़े जाते हैं नशे में या बेचते हुए तब पता लगे इनको। आप खुद क्या काम करते हैं महबूब भाई? सर मैं मजदूरी करता हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं, मैं प्राइवेट। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे सर जी 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है, वो ज़हनी मरीज़ है जी, वो काम नहीं करता, वो सारी बिलादरी को पता है, वो मुझे बहुत आगे परेशान करता रहता है। 3 बच्चे आपके हैं और अब 3 बच्चे आपके भाई के, उनकी ज़िम्मेदारी भी आप पे है। कैसे आप देखते हैं, अब कैसे ये ज़िंदगी का पहिया जो है ये कैसे चले? ये तो ऊपर वाला ही चलाता है, मैं तो कुछ नहीं इनके लिए कर सकता। मैं तो इनको सिर्फ जितने जैसे मेरे बच्चे रोटी खाते हैं हमारी चंगी, वैसे मैं इनको भी दे दिया करूँगा। बच्चे बना कर मैं तो इनके लिए यही कर सकता। जब मेरे बच्चे कपड़े पाएंगे तो मैं इनको भी ले दिया करूँगा, जैसे कभी एक बार उनको ले दूँगा, कभी इनको ले दूँगा। बस मैं तो यही कर सकता सर जी। मेरे वास्ते तो सर जी ये मेरा भाई नहीं मिलना। बाकी जराइम उसने इतना बड़ा किया है कि देखो लोग आज तो मेरा मतलब किसी को कह नहीं सकते कि तू मेरे बूहे अगे ना खड़ा हो, ਇਹਦਾ मतलब कोई भी किसी को मार देगा। तो ये वेखो ये जुर्म ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਰਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋਈ ਮਈਤ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਨਸ਼ਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ? ਜੀ ਉਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਆਪਣੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਦਰ ਬਿਸ਼ਪਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਵਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲੋ, फिर असी जिस तरह जोगे भी होवांगे तो तावन करांगे ना बच्चों वास्ते। नाज़रीन इकराम, बड़े भाई की गुफ्तगू आपने सुनी और मेरे साथ छोटा भाई भी मकतूल का मौजूद है। ये 3 ही भाई हैं जो अब 2 रह गए हैं। इनसे जानते हैं। भाई नाम बताइएगा। मकसूद जी। मकसूद भाई आप शादीशुदा हैं? हाँ जी शादी। कितने बच्चे हैं आप? मेरी बेटी है सर। एक बेटी है। और आप काम क्या करते हैं? मैं सर गार्ड की जॉब करता हूँ, स्कूल में गार्ड की जॉब करते हैं। और भाई आपका भी चर्च का सिक्योरिटी गार्ड था? नहीं मैं सर भाई आपका जो मकतूल वो चर्च का गार्ड था, तो सर बच्चों की रोज़ी रोटी कमाता था। हाँ जी, तो बहुत दिली दुख हुआ सर। अचानक ऑफ कैमरा वो बाजियाँ बता रही थी कि उसने पहले अपनी बीवी की ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत एफ़र्ट की, वो लड़ता रहा बीमारी से, अपनी बीवी की बीमारी से, और कुछ साल 1.25 साल पहले इन बच्चों की माँ यानी उसकी बीवी जो है उसकी भी डेथ हो गई। हाँ जी, बीमारी में ने बस बड़ा उन्होंने दुख देखा है सर। तो बस ऐसे ही परेशानी में वो बच्चों को संभालते रहे हैं। तो बस सर अचानक साढ़े भांजा सी ते इन्हें बड़ा सट मारी है सर, तो असी लिहाजा अपील ये कोई रिश्तेदार ही है? हाँ जी, ये साडा भांजा ही सी सर, पर असी
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਮਿਲੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਖਤ-ਏ-ਤਾਰ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮ ਆਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ और ताकि इबरत का निशान बन जाएगा और इन्हें सरेआम सज़ा दी जाए। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ, ਖੂਨ ਹੋ, ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ 3 ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡੋ? ਉਹ ਬਸ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਆ ਸਰ, ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਡੀ। नाज़रीन, गुफ्तगू फैमिली की आपने सुनी और सिर्फ इंसाफ चाहती हुई ये फैमिली यक ज़ुबान है। अरबाब इख्तियार के सामने, CM पंजाब के सामने, IG पंजाब के सामने सब ने एक ही मौक़िफ़ रखा है कि जैसे इनका भाई जो है वो कत्ल किया गया, मुल्ज़िमान को करार वाकई उसी तरह सज़ा दी जाए ताकि फिर किसी को किसी का भाई छीनने की जुर्रत ना हो। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन मौजूद है जड़ावाला सिटी पुलिस स्टेशन में और सब इंस्पेक्टर आतिफ शहजाद खिची SHO थाना सिटी जड़ावाला हमारे साथ मौजूद हैं। जड़ावाला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कत्ल के मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। कौन कत्ल हुआ, किस बात पे कत्ल हुआ, जानते हैं SHO थाना सिटी जड़ावाला से। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये क्या माजरा था, रिपोर्ट कैसे हुआ पुलिस को और फिर कैसे कातिलों तक आप पहुँचे? जी थैंक यू। मोरखा 29/30/1/2026 की दरमियानी रात को हमें 15 पर कॉल मसूल होती है कि अयूब नामी शख्स को, अयूब मसीह जो कि क्रिश्चियन बस्ती में उसकी रहाइश थी, उसको बनी नामी शख्स ने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। इस इतला पर हम फौरी तौर पर मौके पर पहुंचते हैं। मौका पर पहुंच कर हमें पता चलता है कि ये जो बनी है, जो मुल्ज़म है, इंतहाई उबाश किस्म का लड़का है और काफ़ी मल्ले में उसकी रिपोर्ट ख़राब है। तो हम फ़ौरन पहुंच कर उधर कार्रवाई करते हैं। जब हमें पता चलता है कि जो मुल्ज़म था वो इधर से साथ वाले कार से इंटर हुआ है, उनकी छत पे गया है। छत पे जाके अंदर जब वो उनके मकान में दाखिल हुआ है तो ये अयूब मसीह जो था कार में सोया हुआ था, उसने उसके साथ छुरी का वार किया है। साथ ही उसकी बेटी सोई थी, उसने उनकी चीखो पुकार की आवाज़ सुनी है, वो भी उसके पास गई है, उसने उसको भी छुरी का वार करके ज़ख्मी कर दिया। तो हमें पता चलता है, हम फौरी एक्शन करते हैं, टेक्निकल तरीका इस्तेमाल करते हैं, उसका मोबाइल जो है उसका लोकेशन वगैरह लेते हैं। हमें पता चलता है कि वो किराए की गाड़ी लेके लाहौर की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये वाक़या सरजद हुआ, उसने ये क्राइम किया और उसके बाद उसने राह फरार इख्तियार की। जिस पे वार किया था आतिफ भाई, क्या वो मौका पर उसकी डेथ हो गई थी या फिर उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हुए अस्पताल में जाकर जो है वो उसकी डेथ हुई? नहीं, उस वक्त जो उसको छुरियों के वार हुए थे वो ज़ख्मी हो गया था। जब वो ज़ख्मी हुआ था तो उसके रिश्तेदार उसको उठा के इधर हॉस्पिटल लाए। इन्होंने उधर रेफ़र कर दिया अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद। जब ये अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद पहुंचे हैं तो उधर जाके उसकी डेथ हो गई। और ये जो फरार हुआ, इसको पता चल गया था कि अब पुलिस जो है वो मेरे सर चढ़ जाएगी, मुझे पकड़ लेगी, अरेस्ट कर लेगी, तो क्या ये मौका से फ़रार हो गया था? जी बिल्कुल, ये मौका से फ़रार हो गया था और इसने टैक्सी वाले को कहा था कि मैंने लाहौर जाना है। तो हमें पता जब चला, हमने उसकी लोकेशन ली तो ये मोटरवे पे चला गया था। फिर हमने तरीक़ाकार अपना के इसको आगे से गिरफ़्तार कर लिया। अरे भाई, इस तरह जब कोई मुजरिम कोई जुर्म सरजद करने के बाद फ़रार हो रहा होता है तो ज़ाहिर है पुलिस के अपने कोई टेक्निकल वसाइल भी हैं, पुलिस की ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस भी होती है। लेकिन अगर ये फ़रार होने में कामयाब, भर वक्त आप कार्रवाई ना करते, अगर ये फ़रार होने में कामयाब हो जाता और कहीं जाके छुप जाता, फ़र्ज़ करें इसके पास मोबाइल था, वो ऑफ़ कर लेता, तो फिर क्या थोड़ी मुश्किल नहीं हो जानी थी? फिर ऐसा था कि बर वक्त कार्रवाई ना हो पाती अगर, तो फिर ये कई दिनों तक या हफ्तों तक भी बात जा सकती। जी बिल्कुल, पुलिस का यही काम है कि
जितनी जल्दी हो सके मुलज़म जो है उसको गिरफ़्तार किया जाए। अगर ये अपना मोबाइल बंद कर देता और कहीं रोपोश हो जाता तो वो इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था और मुकदमे में भी काफ़ी पेचीदगियाँ आ जाती हैं। जब इस तरह की कोई खूनी वारदात होती है जिसमें किसी इंसान की जान चली जाए तो फिर आला कमान से लेके आतिफ भाई नीचे तक वो सारा अमला एक साथ मुतहर्रिक होता है, क्योंकि ये आपकी कार्रवाई कि वो मोटरवे पे है अभी और फिर पुलिस को पता चल गया कि ये अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है और आपके ज़राए ने आपको ये भी बता दिया कि ये रेंट की गाड़ी लेके जा रहा है, तो ये बर वक्त कार्रवाई थी जिसके नतीजे में ये पकड़ा गया है। क्या तमाम जो इस तरह की बड़े हीनियस क्राइम होते हैं जिसमें इंसानी जान चली जाए उसे में इसी तरह फिर एफिशिएंटली जो है वो रिस्पॉन्ड करना पड़ता है ताकि देर ना हो जाए? जी बिल्कुल, हमारे आरपीओ साहब, हमारे सीपीओ साहब और हमारे एसपी साहब जो हैं वो इस पे बहुत ज़्यादा उनका फोकस है। जो इस तरह का जो जुर्म हीनियस क्राइम होता है हम फौरी तौर पर उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं और हमारी होती है कि 100% उसको जो मुलज़म है उसको गिरफ़्तार किया जाए और उनकी गिरफ़्तारी 100% यकीनी बनानी होती है। अगर हम इसमें थोड़ा सा भी डिले करते तो ये मुलज़म नहीं पकड़ना जाना। आपने ज़ाहिर है इसको पकड़ने के बाद इंटरोगेट भी किया होगा, क्या बताता है ये, क्या मसला क्या था इसे, क्या तकलीफ़ थी इसको कि इसको इतना बड़ा जुर्म करना पड़ा कि रात के अंधेरे में किसी के घर में घुस के उसके ऊपर छुरियों से? ये तो उस सूरत में होता है जब आपको किसी से सख्त नफ़रत होती है, आप किसी कोई इंतकाम ले रहे होते हैं या फिर आप अपने होशो हवास में नहीं होते और इस तरह की जो कत्ल गारत गरी है, स्टैबिंग जो है छुरी खंजर से, ये तब होती है। तो ये बाकायदा प्लान करके किसी के घर में घुस के वजह क्या थी आखिर? असल में ये दोनों आपस में करीबी रिश्तेदार भी हैं। ये जो लड़का है बनी, ये बाज़ार में खड़ा होता था उनके घर के सामने, तो जो मकतूल है अयूब वो इसको मना करता था कि हमारे घर के पास आप खड़े ना हों, और ये अक्सर जो आवारागर्द उधर के लड़के थे उनको भी साथ खड़ा करके उधर कहके वगैरह लगाता था। तो वो कहता था कि मेरी जवान बेटी है, आप इधर ना खड़े हुआ करें। इस बात का इसको रंज था। इसने कहा था कि इतने लोगों के सामने इसने अयूब ने मेरी इंसल्ट कर दी है, इस इंसल्ट का बदला लेने के लिए इसने अपने अंदर ही अंदर इंतकाम की आग जलती रही थी इसके अंदर, और रात को इसने छुरी के वार करके उसको कत्ल कर दिया। आतिफ भाई, ये एक इंफॉर्मेशन की कमी भी हो सकती है हमारे यहाँ लोगों में, जब एक शख्स को पता है कि मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही है या एक शख्स जो है वो रोज़ाना मेरे घर के बाहर खड़ा हो रहा है, अगर मकतूल बर वक्त पुलिस को इत्तला दे देता, अगर वो पुलिस स्टेशन से रुजू कर लेता, आपको, आपकी टीम को जो है वो बता देता कि जी ये शख्स है, ये मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी जो है ये ओबाश है, ये मेरे घर के बाहर खड़ा होता है, ये हमारी आवाम पुलिस को इन्फॉर्म करने से क्यों डरती है? अगर ये बर वक्त इत्तला दे देता तो हो सकता है कि इस बड़े हादसे को होने से बचाया जा सकता है। जी बिल्कुल, अगर ये हमें इत्तला देता तो हमने रिस्पॉन्ड करना था। अगर इसको लाया जाता थाने ले जा के इसकी कोई इंसदादी कार्रवाई करते या इधर आके इन दोनों की सुलह करा देते, बीच में लोग पड़ जाते तो ये मामला ठंडा पड़ जाना था। तो मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को जिसको भी कोई छोटे से छोटा भी मसला हो वो हम इधर उनके खिदमत के लिए बैठे हैं, हमारे पास अपने मसाइल लेके आएँ, हम उनको हर वक्त 24 घंटे हल करने के लिए तैयार हैं। इसने तस्लीम कर लिया है कि इससे मर्डर हुआ है, वेपन जो है वो पुलिस ने रिकवर कर लिया? जी बिल्कुल, इसने तस्लीम कर लिया है और वेपन भी क्लियर करा दिया, आला कत्ल जो है इसने बरामद करा। सज़ा दिलवाई जाएगी, मजबूत केस। आतिफ भाई, इस केस में इसको टेस्ट केस बनाया जाएगा कि ताकि फिर किसी को ज़रूरत ना हो, पता हो कि पुलिस जो है वो पूरी कार्रवाई भी करती है, पूरी पैरवी भी करती है और मंतकी अंजाम तक पहुँचाती है हर जुर्म को, हर मुजरिम को। तो क्या इसको मजबूत केस तैयार करके करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी? जी बिल्कुल, ये बहुत ही मजबूत केस है, एक ही इसमें मुलज़म है, तो इंशाल्लाह मजबूत शहादत इकट्ठी करके इसको अदालत से ज़्यादा सज़ा दिलवाई जाएगी। आतिफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, सब इंस्पेक्टर आतिफ शहजाद खींची SHO थाना सिटी जड़ावाला हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कैसे पुलिस की बर वक्त कार्रवाई की वजह से एक कातिल कत्ल जैसा बड़ा जुर्म करने के बाद फ़रार हो रहा था, जिसे पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई के ज़रिए दबोच लिया। अगर पुलिस खुदा न खास्ता ताख़ीर का शिकार होती तो ये बड़ा जुर्म करके भागने वाला मुजरिम कानून की दस्तरस से बाहर जा सकता था। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन इकराम मामला ये है कि ये कत्ल की वारदात किस लिए पेश आई, सिर्फ़ और सिर्फ अदम बर्दाश्त
मामूली बातों पे तल्ख कलामियाँ और कानून को कानून नाफिज करने वाले इदारों को बर वक्त ना रिपोर्ट करना शायद इस सानहे का बायस बना। अदरवाइज़ अगर वो शख्स जिसे कंप्लेन थी कि मेरे घर के बाहर औबाश खड़े होते हैं, वो अगर पुलिस को कंप्लेन करता तो हो सकता है कि पुलिस उसका कोई मौसर हल निकाल लेती। नाज़रीन किराम, टीम मुजरिम कौन मौजूद है एसपी जड़ावाला हाफिज इम्तियाज़ अहमद के ऑफिस में, जिन्होंने रिसेंटली चार्ज लिया और फिर जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया। इनकी सरबराही में 2 पे दर पे ऐसी वारदातें जो हैं वो पुलिस ने न सिर्फ ट्रेस आउट की बल्कि मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया जो थाना सिटी जड़ावाला की हदूद में कत्ल के वाक़यात थे। दोनों वाक़यात पे आज बात करेंगे हाफिज़ इम्तियाज़ साहब से और जानेंगे कि कैसे प्रायोरिटीज़ को सेट करता है जब कोई टाउन में नया ऑफिसर आता है, हीनियस क्राइम्स पे कैसे ग्रिप को मजबूत की जाती है और इन रीसेंट केसेस में किस तरह से पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा सर, एक मसीही बरादरी जो कि सेंसिटिव इशू था जड़ावाला का पहले भी, और उनमें एक मर्डर होता है, ये कैसे रिपोर्ट हुआ पुलिस को, इस पे फिर रिस्पॉन्स आपकी टीम्स ने कैसे किया? अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी, शुक्रिया। मेरी अभी रिसेंटली यहाँ पे पोस्टिंग हुई है 26 तारीख को, 26 जनवरी को मैंने चार्ज लिया है। ये 29 और 30 तारीख की दरमियानी शब का वाक़या है। तकरीबन वक़ुआ तो 1:30 बजे का है, लेकिन हमें जो कॉल तकरीबन 4:30 बजे मौसूल हुई कि बंदा एक है, उस पर कोई छुरियों के वार हुए, ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल गया है। तो फौरी SHO साहब, DSP साहब ने रश किया, मैं भी पहुँचा। लोकल ये THQ जड़ावाला से उसे रेफ़र कर दिया गया फैसलाबाद लाइट हॉस्पिटल, जिसकी रास्ते में ही डेथ हो गई। वो उसको डीप एक छुरा घोंपा गया खंजर टाइप छाती में, उसके ज़ख़म की ताब ना लाते हुए उसकी जान चली गई एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से सर। और इसमें ज़रा ये बताते हैं कि इसकी बेटी जो है उसको भी स्टैबिंग की गई थी और वो ज़ख्मी हुई थी। हाँ, फिर हमने मौका विज़िट किया, इसकी बेटी को मिले, हालात पूछे, तो इस तरह उसने कहा कि एक लड़का आया, उसने मेरे बाप पे इस तरह हमला किया। मैं आगे बढ़ी तो उसने मुझे भी जो है ना छुरी का वार करने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से सिर्फ थोड़ा सा टच हुआ, हल्का सा माइनर इंजरी उसे आई, लेकिन वो फिर भाग गया। तो उसी वक्त हमने टीमें तश्कील दी, तो ट्रेस किया उसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जल्द हमने उसमें कामयाबी हासिल कर ली है और हक़ाइक़ भी सारे जान लिए हैं। तो तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए इसे कैफ़र किरदार तक हम पहुँचाएँगे। सर हमारे मुआशरे में ये बढ़ता हुआ अदम बर्दाश्त जो है, इस जो वारदात है इसका भी बेसिकली मोटिव यही है, क्योंकि जो हालात हैं वो बताते हैं कि जी घर के बाहर खड़े होने से मना करता था मकतूल, और इसी बात की रंजिश को लेके जो है वो उस पर अटैक किया गया। क्या आप समझते हैं कि ये हमारे मुआशरे में इस कदर जो तज़ब्ज़ुब पाया जाता है लोगों में, अदम बर्दाश्त जो है, क्या ये बहुत सारे जराइम की वजह बन रही है? हाँ, ये भी बड़ी अहम बात है कि सबसे पहले हम यही देखते हैं कि वजह क्या है। वजह कोई नज़र नहीं आ रही थी। फिर जो सारी इंटरोगेशन के बाद ये पता चला कि वो उधर खड़ा होता था गली में, ये मना उसे करता था और उसके दोस्त साथ होते थे, दोस्तों ने उसे उकसाया कि तुम्हारी यहाँ पे बेइज्जती ये करता है। तो वही चीज़ उसके जहन में एक चल रही थी। तो अभी तक तो यही चीज़ सामने आई है कि सिर्फ इतनी सी बात पे उसने ये इतना बड़ा काम कर दिया और इतना नुकसान कर दिया उसने। लोगों में सर एक डर, एक खौफ, एक इनसिक्योरिटी इस बात को लेके भी पाई जाती है कि हम शायद किसी सानहे का, किसी बड़े वाक़े का, किसी वारदात का जो है वो इंतज़ार करते हैं। अगर पुलिस पे ट्रस्ट किया जाए, लोग पुलिस पे बर वक्त ट्रस्ट करें और इस तरह के जो मामलात छोटे होते हैं, मामूली तल्ख कलामियाँ, मामूली लड़ाई झगड़ा, अगर इनको इन टाइम पुलिस को रिपोर्ट कर दिया जाए तो आप समझते हैं कि इस तरह के सानहात से बचा जा सकता है। हम हमेशा सानहे का इंतज़ार करते हैं सिर्फ इसलिए कि हम अगर पुलिस के पास जाएंगे तो शायद पुलिस जो है वो हमें खामखा में रकेदेगी, रगड़ेगी। हालांकि पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग की जानिब जो है वो बहुत ज़्यादा जा चुकी है, पुलिस का ओवरऑल कल्चर चेंज हो चुका है। तो आप समझते हैं कि लोगों को इन टाइम चीज़ें अगर रिपोर्ट करें तो ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सकती है? जो ट्रस्ट का फकदान था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ख़त्म हो चुका है। लोग ट्रस्ट करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि वो एप्रीहेंड नहीं कर रहे होते। ये ऐसा मामला था कि उनके शायद माइंड में भी ना हो कि यहाँ तक जा सकता है,
पुलिस को रिपोर्ट करते हैं जब कोई लड़ाई झगड़ा कोई इस तरह की नौयत आ जाए। अगर किसी ने जहन बना रखा है, उसके अंदर ये चीज़ें चल रही हैं, अगले को इसका पता नहीं है, तो ये चीज़ें फिर इस तरह की रिपोर्ट तो होती भी नहीं है। तो बाकी ये नहीं है कि पुलिस पे ट्रस्ट ना होने की वजह से या पुलिस की इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से ये हुआ है। पुलिस तक एक तो रिपोर्ट क्या होती, पहले उनका इस तरह का कोई मामला हुआ नहीं था, जिनके साथ हुआ है उनके जहन में ऐसी बात भी नहीं थी, तो ये अचानक हो गया, अगले की अपना एक माइंड चल रहा था, उसने वो एक्ट कर दिया। हाफिज़ इम्तियाज़ साहब 26 जनवरी को चार्ज लेते हैं और अभी जितना वक्त हुआ है इतना सिर्फ हालातों वाक़यात को देखने में समझने में गुजर जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या समझते हैं आपके जड़ावाला डिवीज़न में, सबसे बड़ा चैलेंज है क्या? मैं चूँकि लगातार फील्ड की नौकरी करता आ रहा हूँ, अभी लास्ट में कामों की में SDPO था, तो चूँकि जो चीज़ें चल रही हैं वो लगातार वो मेरे सामने हैं, इसलिए मुझे यहाँ आके कोई मुश्किल तो पेश नहीं आ रही। चैलेंजेस आजकल यही हैं, क्राइम कंट्रोल है, सबसे पहला हमारी ड्यूटी यही है, लॉ एंड आर्डर और क्राइम कंट्रोल, तो काफ़ी हद तक बेहतरी है। पिछला हम कंपेयर करें तो बहुत बेहतर है मामलात, और वही उसी चीज़ पे हम जो है तवज्जो दे रहे हैं, और हम अपना रिस्पांस टाइम सबसे ज़्यादा हमें रोज़ाना मीटिंग करके यही करते हैं कि रिस्पांस टाइम बेहतर करें। कोई 15 की कॉल कोई एप्लीकेशन आती है तो फौरी उस पर रिस्पॉन्ड करके हम कार्रवाई करें ताकि वो काम बिगड़े ना, उसे उधर ही जो है हम रिज़ॉल्व की तरफ चले जाएं, उसकी डिस्पोजल की तरफ चले जाएं। तो काम पुलिस कर रही है और बड़ी एफिशिएंसी से और अच्छे तरीके से कर रही है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपके लिए आपकी टीम के लिए नेक तमन्नाएं। नाज़रीन किराम, SP जड़ावाला हाफिज़ इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन बता रहे थे कि कैसे जड़ावाला पुलिस ख़ास तौर पे जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग किए हुए कत्ल की वारदातें दोनों ब्लाइंड केसेस थे जिनको पुलिस ने ना सिर्फ ट्रेस आउट किया बल्कि मुलजिमान को पाबंदे सलासिल भी किया। उनके खिलाफ मजबूत केस भी तैयार किए जा रहे हैं ताकि उन्हें उनके किए की सज़ा दिलवाई जा सके। दूसरी जानिब दीगर जराइम के लिए भी जो है वो पुलिस पुरअज़्म है कि बहुत जल्द इस शहर को मुकम्मल पुरअमन बनाया जाएगा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा कि अदम बर्दाश्त की एक जिंदा मिसाल आज का वाक़या था जिसमें घर के बाहर खड़ा होने से मना करने पर एक इंसानी जान चली गई। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन ने हमेशा यही पैगाम दिया है कि अपने रवैये में एतदाल लाइए, बर्दाश्त पैदा कीजिए, तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए ताकि आप खुद भी सुकून से रह सकें और आपसे दूसरे लोग भी महफूज रह सकें। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।